आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हमारा 9th लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 में, और इस 9th लेक्चर में हमारा टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट वेट। सबसे पहले हम अपेरेंट वेट और रियल वेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर उसको डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे कि रियल वेट और अपेरेंट वेट का आपस में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले रियल वेट की डेफिनेशन करते हैं। रियल वेट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का the real weight of an object is equal to the gravitational pull of earth on the object. The real weight of an object is equal to the gravitational pull of earth on the object. ये सिंपल डेफिनेशन है, आप मैट्रिक में भी ये बारहा पढ़ चुके हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट एम मैस का हो सरफेस ऑफ अर्थ किसी ऊपर, तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये mg होगी, और हमें पता है कि यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस बॉडी का वेट है, और इसको हम कहते हैं रियल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आ जाएं अपेरेंट वेट। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ये सादा डेफिनेशन है कि अगर हम किसी एलिवेटर में, किसी कमरे में, किसी लेबॉरेटरी में खड़े हों और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट को हम स्प्रिंग बैलेंस से लटका दें इस तरीके से, ठीक है। और स्प्रिंग बैलेंस में हमें पता है कि इस तरह एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, और उसके साथ अगर हम कोई ऑब्जेक्ट एम एस का लटका दें, इसके साथ ये स्प्रिंग के साथ इस तरीके से एक स्केल लगा हुआ होता है। स्केल के ऊपर इसे ग्रेजुएशन होती है, और इस स्प्रिंग का एक पॉइंटर होता है। तो जब हम इसको लटकाते हैं तो वो पॉइंटर जो है वो नीचे आ जाता है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन दर्जों से हम पढ़ के बता सकते हैं कि ये मैस जो है वो कितनी फोर्स से इसको नीचे की तरफ खींच रहा है स्प्रिंग को। तो अगर ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो स्प्रिंग में एलोंगेशन ज़्यादा हो जाएगी, अगर कम फोर्स लगाएगा तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कम होगी। तो यहाँ से इलोंगेशन से हम पढ़ लेंगे कि कितनी फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल पुल के बराबर होगी, तो उसको हम इसका वेट कहेंगे। लेकिन ये जो हम यहाँ से इसका वेट रीड करेंगे ये हमेशा ग्रेविटेशनल पुल के बराबर नहीं होगा। यहाँ से जो हम रीड करेंगे वो इस मैस ने जिस फोर्स से इसको डाउनवर्ड खींचा है उस फोर्स के बराबर होगा। वो फोर्स कम या ज़्यादा हो सकती है। उस फोर्स वो कैसे कम या ज़्यादा हो सकती है, उस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ ये जो हमने ऑब्जेक्ट लटकाना है इसके साथ एक स्ट्रिंग बांध देते हैं, और स्ट्रिंग के साथ उस ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं, ठीक है जी। अब हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है इसको डाउनवर्ड खींचेगा, स्ट्रिंग इसको टेंशन की फोर्स जो है वो ऐसे स्ट्रिंग इस एंड के ऊपर फोर्स, स्ट्रिंग की फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, क्योंकि ये फोर्स इधर को लगा रहा है स्ट्रिंग की फोर्स इधर को, और इधर को जो है वो ग्रेविटेशनल पुल होगी। दोबारा से मैं बना दूं ये सही करके। ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गई, यहाँ से हमने बांध दिया उस ऑब्जेक्ट को जिसका मैस m है, और जब ये मैस इसको डाउनवर्ड खींचेगा तो इसमें एक टेंशन क्रिएट होगी। ये टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और यहाँ पे जो रिएक्शन टेंशन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये टेंशन जो है वो ग्रेविटेशनल पुल के बराबर होगी। इसको फिर हम वेट कहेंगे, क्योंकि जितना स्प्रिंग के ऊपर पुल ज़्यादा होगी उतना वो ज़्यादा खींचा जाएगा, जितना ज़्यादा खींचा जाएगा उतना ये वाला पॉइंटर नीचे जाएगा, तो हम कहेंगे उसका वेट ज़्यादा है। अगर कम टेंशन होगी इसके अंदर तो कम फोर्स होगी, और कम इसको खींचेगी तो हम कहेंगे इसका कम वेट है। तो इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस से जो हम वेट मेजर करेंगे वो वाला इसका अपेरेंट वेट कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या फ़र्क हुआ, वहाँ पे भी आपने ग्रेविटेशनल पुल कहा था, यहाँ पे भी आपने ग्रेविटेशनल पुल कहा, सिर्फ मेजर करने का तरीका आपने चेंज कर दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्टूडेंट्स, आप इब्तदाई तौर पे सही सोच रहे हो कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन
सिचुएशन मुख्तलिफ जब होगी जब हम इस स्प्रिंग बैलेंस को किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखेंगे जो मूव कर रहा होगा, जो एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब हम उसको तरतीब से देखेंगे। फ़िलहाल सिर्फ हम ये समझ लें कि यहाँ से जो हम स्प्रिंग बैलेंस से जो टेंशन की फोर्स होगी वो फोर्स जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से हमें वेट बताएगी। इसलिए इस टेंशन की फोर्स को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो इसका मतलब है मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, अपेरेंट वेट कैलकुलेट कर लिया। तो ये बात आप लोगों ने स्टूडेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जहन में रखनी है, ठीक होगी बात। द फोर्स ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज इक्वल टू द पुल ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट एंड रीडिंग ऑफ द स्केल इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज कॉल्ड अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये कहा, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय आ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस। उसको एक स्ट्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस से हमने सस्पेंड कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, ठीक है। और दिस द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द फोर्स, ये जो बात मैंने बताई थी, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो फोर्स के बराबर होगी जिस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन को खींच रहा है, एंड इज इक्वल टू द अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसको हमने कहा कि ये अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे एक एलिवेटर है जिसके अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट मैस ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ लटकाया हुआ है और ये फोर्स के बराबर है, ठीक है। ये वो फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वहाँ पे लगा रहा है ये उसके बराबर है, ठीक होगी बात। तो इससे हम जो है वो मेजर कर रहे हैं इसका वेट। और ये एलिवेटर है, एलिवेटर यूँ आप समझ सकते हैं जिस तरीके से आपके पास लिफ्ट होती है, जैसे आप किसी प्लाजा में जाएं तो वहाँ पर लिफ्ट हो और लिफ्ट में आप खड़े हो जाएं और लिफ्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए तो इसका मतलब है वो एलिवेटर है, ठीक है। तो एलिवेटर के अंदर ये सारी सिचुएशन जो है वो कंसिडर की गई है, ठीक होगी बात। इसमें ये जो टेंशन है स्ट्रिंग में, इसको वो कह रहा है कि उसके अपेरेंट वेट के बराबर है और वो यहाँ से हम स्टडी देखेंगे, जबकि ये इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक होगी बात। अच्छा, केस 1, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। सपोज करो ये एट रेस्ट है, द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है क्योंकि जो चीज़ एट रेस्ट होती है उसका एक्सेलेरेशन जीरो होता है। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक उसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस भी ज़ीरो होंगी, तो इसलिए नेट फोर्स क्या हो गई, ज़ीरो। जब नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो हम ये कहते हैं दैट W इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड T इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। T माइनस W इज इक्वल टू MA। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ। F इज इक्वल टू MA होता है। ये फोर्स एक्टिंग होती है नेट फोर्स, यानी जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम। और इधर एक्सेलरेशन होता है मास टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का होता है जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन होता है। अब हमारे पास जो असल हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये है, ठीक है जी। इसके ऊपर एक्ट करने वाली नेट फोर्सेस पहले मालूम की हैं। अगर आप गौर करें यहाँ पे तो इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स T है, डाउनवर्ड फोर्स W है। तो नेट फोर्स क्या हो गई, इन दोनों फोर्सेस का सम। तो अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव ले लेते हैं। ये कन्वेंशन मैंने आपको सिखाई थी कि अगर एक डायरेक्शन की फोर्सेस को आप पॉजिटिव लें तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होंगी उनको आप नेगेटिव ले लेंगे। तो इस तरीके से T माइनस W नेट फोर्स हो गई और ये बराबर होती है मास टाइम एक्सेलरेशन MA के। चूंकि हमने खुद कहा हुआ है कि एलिवेटर एट रेस्ट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। तो फिर MA को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। T इज इक्वल टू W।
इसका मतलब ये हुआ कि जब एलिवेटर एट रेस्ट हो तो उसके अंदर जो अपेरेंट वेट है, जो कि टेंशन के बराबर हमने फिलहाल कहा हुआ है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो वो रियल वेट के बराबर है। W रियल वेट है, हमें पता है। Thus the scale of spring shows the real weight of the object when lift is at rest। ये रिजल्ट है उसका, ठीक है जी, याद रखना है MCQ के लिए भी और खुद भी। केस 2, इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। अब सपोज कर लिया कि लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेशन a के साथ अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन a के साथ अपवर्ड मूव कर रही है। अब दोबारा से हम नेट फोर्स मालूम करते हैं। दोबारा से नेट फोर्स मालूम करेंगे तो T माइनस W नेट फोर्स होगी, F नेट। वजह क्या? वजह ये है कि अगर फ़र्ज़ किया मेरे पास इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका मैस m हो, इसके ऊपर एक फोर्स इधर को एक्ट कर रही हो, दूसरी फोर्स इधर को एक्ट कर रही हो, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? जिस तरफ बड़ी फोर्स होगी। फ़र्ज़ किया ये T फोर्स बड़ी है तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया ये W फोर्स है, ये छोटी है, तो फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरफ को जाएगा। अगर ये बड़ी होगी तो ऑब्जेक्ट इधर से इधर को जाएगा। फॉर द प्रेजेंट केस हमने चूंकि कहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड एक्सेलेरेशन A से जा रहा है, इसका मतलब है अपवर्ड फोर्स बड़ी है और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो छोटी है। तो अपवर्ड फोर्स में से डाउनवर्ड फोर्स माइनस की तो नेट फोर्स आ गई, तो इसलिए लिखा है एफ नेट इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। तो टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। अब एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, अब एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, इसलिए टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए। ये डब्ल्यू है प्लस ये एम ए है, डब्ल्यू प्लस एम ए। दिस शोज दैट द अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाई एन अमाउंट एम ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपेरेंट वेट हम पढ़ेंगे या हम देखेंगे स्प्रिंग बैलेंस से, वो उसके रियल वेट से इतने फैक्टर ज़्यादा है। तो हम इस कहेंगे कि जिस वक्त एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, तो उस सूरत में उस एलिवेटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? जितना उस ऑब्जेक्ट का मैस है मल्टीप्लाइड विद जितने एक्सेलरेशन से वो बढ़ जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है अब आपने। केस नंबर 3, इफ द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन A। अब लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन A के मुताबिक। अब दोबारा से एफ नेट अगर हमने मालूम करना है तो अब फिर दोबारा से उसी तरीके से जिस तरफ फोर्स बड़ी होगी उस तरफ को एक्सेलेरेशन होगा। अब अगर हम कह रहे हैं कि डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है तो इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स बड़ी होगी, डाउनवर्ड फोर्स बड़ी होगी तो वो डाउनवर्ड वेट है माइनस टी, तो नेट फोर्स बड़ी में से छोटी को माइनस करने से हासिल होगी, तो इसलिए नेट फोर्स ये हो गई। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ नेट की जगह आ गया डब्ल्यू माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से टी को इस तरफ ले जाएं और डब्ल्यू उधर ही रहा तो डब्ल्यू माइनस एम ए हो जाएगा, यानी टी को इधर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए, डब्ल्यू माइनस एम ए। अब देखें ये जो अपेरेंट वेट है, ये ओरिजिनल इक्वेशन याद रखनी, इसको नहीं लिखना, ये गलत लिखी हुई है ना, ठीक है। टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। अब गौर करें ज़रा, अपेरेंट वेट बराबर है रियल वेट माइनस एम ए, यानी अब अपेरेंट वेट जो है वो कम हो गया है रियल वेट से। कितने फैक्टर से? बाई अ फैक्टर ऑफ एम ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो अपेरेंट वेट जो है वो कम हो जाता है रियल वेट से। कितना कम हो जाता है? बाई अ फैक्टर ऑफ एम ए। दिस शोज दैट अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द रियल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई एन अमाउंट एम ए। तीसरी सिचुएशन, चौथा केस, जिसमें हम अस्यूम कर लेते हैं कि अब एलिवेटर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन जी, यानी फ्री फॉल कर रही है।
हमको पता है ना, जब कोई चीज़ फ्री फॉल करती है तो उसका एक्सेलेरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के बराबर होता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन को जी से डिनोट करते हैं। If the lift is falling freely under the action of gravity, then acceleration of a gravity is equal to g. Hence, नेट फोर्स, अब अगेन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है तो W बड़ा होगा T से, तो W माइनस टी नेट फोर्स हो जाएगी इज इक्वल टू MA। यानी असल में हमने लिखना था ये, मैं आपको साइड पे ज़रा लिख के दिखा देता हूँ, F नेट इज इक्वल टू MA, और F नेट अब है W माइनस टी और MA। एक्सेलेरेशन अब हमने कहा डाउनवर्ड G है, तो इसलिए यहाँ पे G लगा दिया, तो T इज इक्वल टू W माइनस जी, ठीक है, W माइनस एम जी, ये वाला एम जी, बल्कि इसको मैं ठीक ना करूं, T इज इक्वल टू, नहीं ठीक लिखा हुआ ये ठीक लिखा हुआ यहाँ पर। अच्छा, अब W जो रियल वेट है वो हमें पता है mg के बराबर होता है, तो यहाँ पे रियल वेट की वैल्यू लगा दी, तो T माइनस टी इज इक्वल टू mg माइनस है, तो अपेरेंट वेट क्या हो गया, ज़ीरो। इसका मतलब एलिवेटर के अंदर उस ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट ज़ीरो हो जाएगा अगर एलिवेटर जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है, तो इसको हम कहते हैं दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि कब रियल वेट बराबर होता है अपेरेंट वेट के, अपेरेंट वेट बराबर होता है रियल वेट के, कब अपेरेंट वेट ज़्यादा होता है रियल वेट से, कब अपेरेंट वेट कम होता है रियल वेट से, कब अपेरेंट वेट ज़ीरो हो जाता है। तो अपेरेंट वेट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इवन ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, रिजल्ट, ये एमसीक्यूज के लिए रिजल्ट याद रखने, फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट अपेरेंट वेट इज़ नॉट इक्वल टू रियल वेट इन एन एक्सेलरेटिंग सिस्टम। जब भी हमने उसके एक्सेलेरेशन की बात की है एलिवेटर की, तो उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट का रियल वेट और अपेरेंट वेट मुख्तलिफ हो गया है। जब उसको एट रेस्ट कहा है तो वो बराबर हो गया है, और जब वो फ्रीली फॉल करती है तो वो ज़ीरो हो गया है। तो इसका मतलब कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो फ्रीली फॉल कर रहा उसमें जो अपेरेंट वेट है वो ज़ीरो होता है। The weight of an object in an accelerating frame of reference is equal to the force required to prevent it from falling in that frame। ये थोड़ी सी स्टेटमेंट ऐसी है जो आपको मुश्किल से समझ आएगी, और यहाँ पे मैं समझाना भी नहीं चाहता। अगर आप लोगों को इसको समझना है तो वो अलहदा से हम इसके ऊपर बात कर लेंगे क्लास में, लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।